नमस्कार। तो अभी तक की वीडियोस में अपन ने देख लिया कि जैकरस ओलोन के कहने पर ड्रैगन सीड्स कई सारे ड्रैगन्स को क्लेम करने की कोशिश करते हैं और फाइनली जैक की टीम में 4 और ड्रैगन्स आ जाते हैं। इसके अलावा वो अपने छोटे भाइयों बहनों को इस वॉर से सेफ रखना चाहता होता है, इसलिए कुछ को वेल भेजने का इंतजाम होता है तो कुछ को पेंटोस के अंदर। पेंटोस के मैजिस्टर डेमन के दोस्त होते तो वहाँ पर ये लेटर भेज के बात कर लेता है, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इनको रखने के लिए। तो फिर एगोन द यंगर जो 9 साल का है, विसरस जो 7 साल का है, दोनों का फिक्स होता है कि इन दोनों को पेंटोस में भेजा जाएगा। एक शिप होता है जिसका नाम होता है गे अबंडन, उसके ऊपर इन दोनों को बैठा के वहाँ पर भेजते हैं। कोलोस ओलोन 8 वॉरशिप्स को भी इनके साथ में भेजता है इनकी सेफ्टी के लिए। इधर 4 ड्रैगन मिलने के बाद में जैक और कोलोस ओलोन प्लानिंग करते हैं कि जिस दिन को पहली पूनम की रात आएगी 130 एसी की, उसी दिन हम अटैक करेंगे किंग्स लैंडिंग के ऊपर। तो इस वीडियो में उसी के आगे की स्टोरी है। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 3 के स्पॉयलर्स के साथ में। अब इंसान तो चाहे जितने प्लान्स बनाए, लेकिन होता वही है जो स्ट्रेंजर गॉड को मंजूर होता है। जैक के सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेरने वाला था क्योंकि एक अलग ही खतरा आ रहा था ईस्ट यानी कि एसोस की तरफ से। वहाँ पर जो ऑटो हाईटावर ने ट्रायकी को लेटर भेजा था और बोला था कि हमारी हेल्प करने के लिए आओ, और हेल्प में भी क्या करना था, ये जो कोलोस ओलोन ने ब्लॉकेज कर रखा है गुलेट के अंदर, इसको तोड़ना है बस। तो ट्रायकी की जो बड़ी सी काउंसिल बैठती है उसके अंदर इसके ऊपर डिबेट्स वगैरह होती है और फाइनली वो सारे मैजिस्ट्रेट्स इस बात पे सहमत हो जाते कि हमें जाकर वहाँ पे उनकी हेल्प करनी चाहिए। वैसे ये एक तरीके से मदद नहीं थी, ये केवल एक अलायंस था जो कि उनको फ़ायदा करेगा तो इनको भी फ़ायदा होने वाला था। ट्रायकी के अंदर 3 सिटीज़ आती है, लेस, मेयर, टायरोश। ये तीनों सिटीज़ अगर मैप पे देखो तो स्टेप स्टोन्स की तरफ है, तो इनकी जो भी सारी फ्लीट्स होती है वो स्टेप स्टोन्स के इधर ही खड़ी रहती है। ट्रायकी की हाई काउंसिल से परमिशन मिलने के बाद में यहाँ से पूरी 1-2 नहीं, पूरी 90 की 90 वॉरशिप्स यहाँ से रवाना होती है। स्टेपस्टोन से होते हुए ये गुलेट की तरफ जा रही थी और इनका बस एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह उस ब्लॉकेज को तोड़ना है और कोलोस ओलोन और उसकी सारी फ्लीट्स को ख़त्म करना है। और वैसे ये जो पूरी 90 शिप्स है ये मोर देन इनफ थी कोलोस ओलोन के लिए। अब ये तो बिल्कुल भगवान का ही खेल था कि जिसके ऊपर एगोन और विसरस गे अबंडन शिप के ऊपर पेंटोस की तरफ जा रहे, उधर ही सामने से ये 90 शिप्स का एक ग्रुप इनके सामने आ जाता है और इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। टायरोशी फ्लीट्स जब देखती है कि सामने की तरफ से जो 8 वॉरशिप्स और उसके साथ में गे अबंडन आ रहा है शिप, उसके ऊपर कोलोस ओलोन के फ्लैग्स लगे हुए, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो देखते हैं कुछ टारगेट तो आधे रास्ते में ही मिल गए, तो इनको भी तहस नहस कर देते हैं। जो एस्कॉर्ट्स सुरक्षा के लिए भेजे गए थे गे अबंडन के साथ में, यानी कि 8 वॉरशिप्स, वो इन 90 वॉरशिप्स के सामने टिक नहीं पाते और थोड़ी सी देर में या तो उन्हें डुबा दिया जाता है या फिर उनको कब्जे में ले लिया जाता है। अब बारी थी गे अबंडन की, यानी कि जिसके ऊपर रॉयल प्रिंसेस है। उस शिप को भी जल्दी से इन्होंने कैप्चर कर लिया, लेकिन जब तक टायरोशी आर्मी इस गे अबंडन को कैप्चर करती, उससे पहले यहाँ पर स्टॉर्म क्लाउड होता है और उसके साथ में एगोन द यंगर, वो यहाँ से उस ड्रैगन को पकड़ के निकल जाता है क्योंकि इसको समझ में आ जाता है कि जिस ट्रायकी की 90 फ्लीट्स आ रही है, यहाँ पर हमारा एक अकेला शिप क्या कर पाएगा। जो 8 शिप हमारे साथ में भी आई थी वो भी उसके सामने झेल नहीं पाई, तो अब ये अकेला क्या करेगा। यही सोचकर एगोन द यंगर अपना छोटा सा ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड वहाँ से लेकर रवाना तो हो जाता है, लेकिन अपना छोटा सा भाई विसरस को वहीं पे छोड़ देता है। जब टायरोशी जनरल्स और वहाँ के आए हुए वॉरशिप्स वाले देखते कि कोई ड्रैगन यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसके ऊपर एरोज मारते हैं और बहुत सारे क्रॉसबाउस मारते हैं। टायरोशी आर्मी के कई सारे क्रॉसबाउस और एरोस इस स्टॉर्म क्लाउड के पेट में लगते हैं और इसके पंखों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, इसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी स्टॉर्म क्लाउड एगोन को लेकर उड़ रहा था। एगोन द यंगर के तो कोई भी तीर वगैरह नहीं लगा, लेकिन उस दिन उस स्टॉर्म क्लाउड के ऊपर कोई सैडल नहीं थी, इसलिए एगोन द यंगर को उसकी गला पकड़ के लटक के आना पड़ा। कई सारे तीर आए और उस स्टॉर्म क्लाउड ड्रैगन के लगे, लेकिन वो जैसे तैसे करके एगोन को यहाँ पर ड्रैगन स्टोन ले आता है। स्टॉर्म क्लाउड को इतनी ज़्यादा घाव और चोटें आई थी, फिर भी वो जैसे तैसे करके वहाँ से उसको बचाकर यहाँ पर इसको ड्रैगन स्टोन लेके आ गया। और यहाँ पर एगोन को ड्रैगन स्टोन सेफली छोड़ने के बाद में 1 घंटे के बाद ही वो मर जाता है, इतना ज़्यादा खून और घावों की वजह से। पेंटोस जा रहे गे अबंडन शिप और उसके साथ में 8 और वॉरशिप्स, इनके साथ में इतना कुछ हो गया है और वो भी गुलेट से थोड़ा ही दूर। इसके बारे में ब्लैक्स को कुछ भी खबर नहीं थी, इनको तो तब जाकर पता चला जब एगोन द यंगर स्टॉर्म क्लाउड से लटका हुआ यहाँ पर पहुँच गया। एगोन द यंगर जब यहाँ पर पहुँचा था तब वो डर के मारे कांप रहा था। शायद इससे ख़राब चीज़ आज से पहले उसने कभी नहीं देखी, शिप की बैटल और उसमें से भी जान बचाकर किसी तरह भाग के आना।
उसे देखकर कहा जा सकता है शायद उसने आज पहली बार अपना ड्रैगन उड़ाया होगा और आखिरी बार भी, क्योंकि जिस तरह वो लटक के आया था उसे मालूम नहीं था ड्रैगन कैसे उड़ने वाला है, और उसके ड्रैगन पे तो सैडल भी नहीं थी, तो वो जैसे तैसे करके आज आ गया था। लेकिन उसको सुरक्षित लाते हुए उसका ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड मारा गया, इसलिए वो स्टॉर्म क्लाउड तो आज के बाद में कभी नहीं उड़ा सकता। और उसके अंदर जो डर बैठा हुआ था वो देखकर तो कोई भी कह सकता है आज के बाद में ये ड्रैगन को हाथ भी नहीं लगाएगा। जब वो ड्रैगन स्टोन पहुंचा था तो थोड़ी देर तो उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहे थे। सबसे ज़्यादा दुख उसको इस बात का था कि उसने अपने छोटे भाई विसरस, जो केवल 7 साल का है, उसको दुश्मनों के बीच में छोड़ के खुद अकेला ड्रैगन से आ गया। एगोन का छोटा भाई विसरस, जो उस गे अबंडन शिप के ऊपर रह गया था, उसके पास वहाँ से निकलने का कोई चारा नहीं था, लेकिन वो एक चालाक लड़का था। उसने अपने सारे प्रिंसेस वाले कपड़े फाड़ के फेंक दिए और वहाँ पर नॉर्मल लोगों के जो कपड़े होते, खराब, नमक में सने हुए, जिनको पहन के वो कोई एक नॉर्मल लड़का लगे, वैसे पहन लिए। जब ट्रायकी के सोल्जर्स ने गे अबंडन को कैप्चर कर लिया तो थोड़ी देर तक तो कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये प्रिंस है। इसका हुलिया बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि एक नॉर्मल लड़का शिप पे काम करता हो। लेकिन इसकी सच्चाई ट्रायकी के कैप्टन को तब पता चल जाती है जब यहाँ पर शिप पे एक और लड़का होता है और वो सच में शिप पे ऐसे ही काम करता होता है। तो वो जाके बता देता है कि ये प्रिंस है और अभी यहाँ पे छिपने के लिए ऐसे कपड़े पहन के यहाँ पे घूम रहा है। विसरस जो ड्रैगन एग अपने साथ में वहाँ पर ले गया था, उसको तो इसने छिपा दिया था, लेकिन अब ये पकड़ा जा चुका था। कुछ हिस्ट्री अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले एक ट्रायकी के कैप्टन ने पकड़ा था, लेकिन जब शार्को लोहार ऑफ लेस, यानी कि जो इन पूरे शिप्स का कैप्टन है, तीनों की तीनों सिटीज़ की शिप्स का कैप्टन बनकर यहाँ पे आया, उसको जब पता चल जाता है कि ये कौन है, तो वो इस टायरोसी कैप्टन से विसरस को छीन के अपने पास ले लेता है। वैसे ये जो फ्लीट्स आई थी इनकी संख्या 90 थी। 90 वॉरशिप्स थी, वो 3 डिफरेंट सिटीज़ की थी, लेस, मेर, टायरोस। इन तीनों सिटीज़ के कई सारे जनरल कैप्टन्स आए थे और शिप कैप्टन्स आए थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो हेड होता है उसका नाम होता है शार्को लोहार ऑफ लेस, ऐसा कुछ नाम, यानी कि ये लेस सिटी से है और ये 90 फ्लीट्स इसके कंट्रोल में चल रही है। तो जब ये ट्रायकी की फ्लीट्स गुलेट के पास में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि कोलोस फ्लोर ने अपनी फ्लीट से पूरा एक ब्लॉकेज बना रखा है, तो यहाँ पर जाकर ये जो शार्को लोहार होता है ये कमांड करता है कि अपन 2 पार्ट में टूट जाएंगे, एक नॉर्थ की साइड से अटैक करेगा, एक साउथ की साइड से। तो लगभग ड्रैगन स्टोन के पास से ही अपन गुलेट के ऊपर 2 साइड से अटैक करेंगे और कोलोस फ्लोर की फ्लीट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। इनका अटैक होता है 130 AC के 5वें दिन की सुबह मॉर्निंग में। अब ये अटैक इतना जल्दी और इतना सुबह हो रहा होता है कि कोलोस फ्लोर की फ्लीट्स को मौका ही नहीं मिल पाता है संभलने का। नॉर्थ की तरफ से आई हुई ट्रायकी की फ्लीट्स पानी में जो भी कोलोस फ्लोर की फ्लीट्स होती है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और ये अटैक बिल्कुल अचानक से होता है। और जो दूसरी साउथ की तरफ से फ्लीट्स होती है वो ड्रैगन स्टोन को छोड़ देती है, वो डायरेक्ट अटैक करती है ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर। ड्रिफ्ट मार्क के अंदर ये स्पाइस टाउन के वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जितनी भी सारी फ्लीट्स खड़ी होती है उनके ऊपर आग लगाना शुरू कर देते हैं और उस स्पाइस टाउन शहर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर कोलोस फ्लोर की कुछ एक फ्लीट्स इनसे लड़ने के लिए तो आती है, लेकिन वो इतनी कम होती है और ये अटैक बिल्कुल अचानक से था, तो उनको सही से संभलने का मौका नहीं होता है और फिर ट्रायकी की फ्लीट्स उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। अब ये ट्रायकी की फ्लीट्स सिर्फ समुद्र में कोलोस फ्लोर से नहीं लड़ रही होती है, ये वहाँ पर जाती है स्पाइस टाउन और वहाँ पे इनके सैनिक ज़मीन पे उतरते हैं और फिर उस पूरे शहर को जलाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जितनी भी शिप्स होती है खड़ी होती है उन सबको जला देते हैं, वहाँ के जो शिपयार्ड्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं। पूरा का पूरा स्पाइस टाउन शहर दिन तक जल रहा होता है। इधर टायरोस और मेयर की फ्लीट्स हाई टाइड पहुँच जाती है और वहाँ पर उस शहर के ऊपर भी अटैक कर देती है। अब लेस फ्री सिटी की जो शिप्स होती है जो कि स्पाइस टाउन के आसपास काफ़ी कुछ जला दिया होता है और उस शहर को बर्बाद कर देते हैं, वहाँ से वो थोड़ी सी दूर समुद्र के अंदर आती है, तभी उनका सामना होता है प्रिंस जैकेरस वैलेरियन के साथ में। जैक अपना ड्रैगन वर्मेक्स को लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन शायद ट्रायकी के लोग इससे पहले भी ड्रैगन से लड़ चुके हैं और वो भी इससे भी बड़े ड्रैगन और खूंखार ड्रैगन कैरेक्सेस से, डेमन टारगेरियन के साथ में स्टेप स्टोन्स के अंदर ये लोग लड़े थे। तो ट्रायकी के लोग जैक और उसके साथ में एक छोटा सा ड्रैगन वर्मेक्स के आने से ज़्यादा कोई शौक नहीं होते हैं। वो लोग पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके आए थे कि कैसे अगर कोई ड्रैगन आ गया तो उसके साथ में लड़ना है। जैक का ड्रैगन छोटा था तो उसको शिप को जलाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। इतनी देर में जब वो नीचे आता तब तक तो ट्रायकी के सिपाही उसके ड्रैगन के ऊपर और उसके ऊपर कई सारे क्रॉसबाउस तीर मार देते, फिर भी वर्मेक्स जैसे तैसे बचते हुए इनसे लड़ रहा था।
वर्मैक्स और जैक को देखकर ट्रायकी का एक भी सिपाही नहीं डरा। जैक को पहले लग रहा था कि कुछ लोग तो डरेंगे एकदम अचानक से ड्रैगन जो आ गया इनके ऊपर, लेकिन उन लोगों का पहले से माइंडसेट था कि किस तरह हमें ड्रैगन से लड़ना है, और वो लड़ भी चुके हैं पहले। किसी भी ट्रायकी के सोल्जर की हिम्मत नहीं टूटती है और वो उल्टा चिल्ला चिल्ला कर जैक के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। इस बार तो ये एसओ से 3 डॉटर्स के सिपाही यानी कि ट्रायकी के सिपाही ऐसे ऐसे वेपन्स लाए थे जिनको देखना ही बड़ा मुश्किल है। स्पेशली ड्रैगन्स को कंट्रोल करने के लिए आयरन के बने हुए अलग ही ग्रेपनेल्स लाए थे। वैसे तो ग्रेपनेल्स छोटे से बनते हैं और वो इसलिए होते हैं जिससे कि दुश्मन की शिप के ऊपर मारो, और जो सामने वाले शिप के ऊपर जो बड़े बड़े कपड़े लगे हुए होते हैं जिसके थ्रू वो पानी में तैरता है वो सारे फट जाते हैं उससे, और उससे उस शिप की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन इस बार ये ग्रेपनेल्स ड्रैगन्स के लिए लेके आए थे जो कि काफ़ी बड़े और कंटीले थे। वर्मैक्स और इसके ड्रैगन राइडर जैक से कोई भी सिपाही नहीं डर रहा था। वहाँ के कैप्टन्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ड्रैगन राइडर के ऊपर एम करो, ड्रैगन राइडर अगर मर गया तो उसके बाद में ड्रैगन वैसे ही भाग जाएगा। अब तक जो ट्रायकी के लोग वर्मैक्स को देख के डर भी नहीं रहे थे और बहादुरी और स्वाभिमान के साथ में लड़ रहे थे, लेकिन अब उन सब की चीखें एकदम से बंद हो गई। जब वो आसमान में देखते हैं तो वर्मैक्स तो कुछ भी नहीं, इससे 10 गुने बड़े ड्रैगन्स आसमान में ऊंचाई से इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वर्मैक्स को छोड़ के पूरे 4 ड्रैगन्स आसमान में ऊपर की साइड में होते हैं जो कि एक साथ नीचे की साइड अब इनकी तरफ आ रहे थे। इतनी देर से जैक और उसके वर्मैक्स ने सिर्फ एक ही शिप को जलाया होता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई भी लोग नहीं जले। जब तक जैक वापस से आता उनके ऊपर अटैक करने के लिए तब तक वो दूसरे शिप के अंदर चले गए थे, और लोगों में वर्मैक्स और जैक का कोई डर भी नहीं था। लेकिन जब वो आसमान के अंदर 4 बड़े ड्रैगन्स अपनी तरफ आते हुए देखते तो उनका सारा बहादुरी, सारा स्वाभिमान वहीं पे निकल जाता है। ऊपर की साइड में सिल्वर विंग, वर्मीथोर, सी स्मोक और शिप स्टेलर थे। अब ये चारों ड्रैगन्स इतने लेट क्यों आए और वर्मैक्स पहले से आके क्यों लड़ रहा था? तो इसका रीज़न है कि वर्मैक्स ड्रैगन छोटा ड्रैगन है और अभी काफ़ी यंग है, तो जो यंग ड्रैगन्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट उड़ पाते हैं। तो इसीलिए भले ही वो 5 ड्रैगन्स एक साथ में वहाँ से रवाना हुए हो, लेकिन यहाँ पर ये वर्मैक्स पहले पहुँच जाता है अपने यंग और छोटे होने की वजह से। लेकिन अब तो ट्रायकी के सामने 5 ड्रैगन्स एक साथ में आसमान में थे। एक बात होती है एक ड्रैगन, और वो भी वर्मैक्स जैसे छोटे ड्रैगन को डिफेंड करना और उसके बाद में चिल्ला के बोलना कि मारो उस ड्रैगन राइडर को, और एक बात होती है 5 ड्रैगन्स को एक साथ में लड़ना। जब 5 ड्रैगन्स एक साथ में मिलकर इनके वॉरशिप्स के ऊपर अटैक करते हैं तो इन्होंने जो शिप का एक चक्र भी बना रखा होता है वो 2 मिनट में टूट जाता है, और अब सारे ट्रायकी के बहादुर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। ट्रायकी की फ्लीट्स अब बिखर चुकी थी और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिप इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाते जितना ड्रैगन उनके पास में 4 बार घूम के आ जाए। अब ब्लैक्स के ड्रैगन आसमान में जोर जोर से दहाड़ रहे थे और आसमान से बिल्कुल बिजली की तरह इन शिप्स के ऊपर टूट पड़ रहे थे। वर्मैक्स को जितनी देर एक शिप को जलाने में लगी थी वो भी आधा शिप जला था, उतनी देर में तो ये बड़े ड्रैगन्स 2 शिप को जला देते हैं। हर एक ड्रैगन ट्रायकी की फ्लीट्स के ऊपर आग फेंक रहा था, और वो भी सब डिफरेंट कलर्स की। हर ड्रैगन की आग पिछली वाली आग से अलग कलर की और ज़्यादा प्रभावशाली होती थी। जो ट्रायकी के सिपाही थोड़ी देर पहले वर्मैक्स के सामने अपना दमखम दिखा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे खुशी के मारे, अब केवल उन लोगों की चीखें ही सुनने को मिल रही थी। कई सारे लोग पानी के अंदर कूद गए, लेकिन पानी के अंदर भी इन शिप्स के ऊपर शिप्स जो तहस नहस हुए थे उनके अंदर से तेल निकलता है और तेल पानी के ऊपर जलना शुरू कर देता है। वहाँ पर या तो सिर्फ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें थी या फिर उनकी मरी हुई लाशें जो पानी के अंदर तैर रही थी। और इस तरह जो ट्रायकी कोलेस्लोन के फ्लीट्स और उसके शहरों को बर्बाद कर दिया था, अब वो खुद बर्बाद हो चुकी थी। उनके पास में कुछ नहीं बचा था, सारे के सारे शिप जलने शुरू हो गए थे। कई सारे शिप्स तो टूट भी गए थे, ड्रैगन अपने पैरों के प्रहार से उनको तोड़ देते हैं। शिप स्टेलर तो एक बड़े से वॉरशिप के ऊपर उतरता है और वहाँ पर जो टायरोशी जनरल होता है उसको कच्चा खा जाता है। अब यहाँ पर कई सारे अकाउंट्स बनते हैं कि जैक और उसका वर्मैक्स कैसे मारा गया, जबकि ये सारे लोग तो जीत रहे थे। और जब वो मारा ही गया तब तो वो फिर स्टार्टिंग में मर जाना चाहिए था, जबकि ये चारों ड्रैगन्स बड़े ड्रैगन्स उसके साथ में नहीं आए थे, वो अकेला लड़ रहा था। लेकिन वहाँ पर जो ड्रैगन राइडर्स थे उनका कहना है कि जैक हमारे आने के बाद में ही मरा। एक अकाउंट बना हुआ है हिस्ट्री का, उसमें लिखा गया है कि जैक के ड्रैगन वर्मैक्स के ऊपर जो आँख होती है उसके अंदर एक क्रॉसबो आके लग जाता है और उसकी वजह से वो वहीं पे गिर के मर जाता है। लेकिन ये अकाउंट बिल्कुल वैसे ही है जैसा मेरेक्सिस के साथ में डॉन में हुआ था, तो शायद हिस्ट्री लिखने वालों ने उसी इवेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है।
दूसरे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जैक का ड्रैगन वर्मेक्स काफ़ी छोटा है, तो उसके अंदर से इतनी ज़्यादा आग भी नहीं निकलती है जो दूर तक जा सके, इसलिए उसको काफ़ी नीचे तक उड़ना पड़ता है। नीचे उड़ते समय ट्रायकी का एक माइरिस से आया हुआ सोल्जर होता है, वो इस वर्मेक्स ड्रैगन के ऊपर एक ग्रेपनेल मार देता है। ग्रेपनेल लगने के बाद में वर्मेक्स के दोनों विंग्स यानी कि पंख अब सही से उड़ नहीं पा रहे थे और अब वो जकड़ सा गया था। वो काफ़ी तेज़ से आ रहा था। इतने में इस ग्रेपनेल फेंकने वाले ने पहले से एक चेन लगा रखी थी 2 डंडियों के पास में से, जिससे कि वर्मेक्स इससे टकराए और वर्मेक्स को चोटें आ जाए। ये चेन काफ़ी मोटी और मजबूत होती है जो शिप के ऊपर लगी हुई होती है। उधर से वर्मेक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होता है और उसके ऊपर ग्रेपनेल लग गया, तो अब उसके पंख जकड़ा जा चुके थे। तो जो सामने जो चेन थी लोहे की बनी हुई, उसके सामने स्पीड से जाके ये टकराता है और वो चेन इसके शरीर के अंदर धंस जाती है। अब इस सीन को अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अगर तुम किसी साइकिल पे आ रहे हो बहुत फास्ट से और मैं रास्ते के बीच में एक तार लगा दूँ, तो फिर तुम्हारी स्पीड की वजह से तुम उस तार से कट जाओगे। तो यहाँ पर भी वर्मेक्स के साथ में उसने ऐसा ही किया। वह चेन वर्मेक्स के आधे पेट में चली गई थी और इसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो ज़ोर से चीखा और उसकी चीखें यहाँ से ठेठ स्पाइस टाउन और हाई टाइड तक गई थी। ट्रायकी के सारे सोल्जर्स और ड्रैगन राइडर्स इनकी तरफ देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई जो एक ड्रैगन इतना ज़ोर से चिल्लाया है। वर्मेक्स जिस शिप के ऊपर पड़ा था, इसके गिरने की वजह से वो शिप टूट चुका था और पहले ही उसके अंदर थोड़ी बहुत आग लग रही थी। दर्द के मारे वर्मेक्स ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और अब वो शिप धीरे धीरे डूब रहा था टूटने की वजह से, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। कई सारे लोगों का कहना है वर्मेक्स ने वापस उड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो वापस नहीं उड़ पाया। उसके पेट के अंदर वो चेन कुछ ज़्यादा ही धसी हुई थी, जिसकी वजह से उसका शरीर काफ़ी कुछ अंदर जाके कट भी गया था। अब धीरे धीरे शिप डूबने लगा और उसके साथ में वर्मेक्स भी डूब गया। लोग कहते हैं जैक उसके ऊपर ही था और जैक को इतनी चोटें भी नहीं आई थी, थोड़ा बहुत तो वो भी घायल हुआ था, लेकिन वो जैसे तैसे करके वर्मेक्स की सैडल से नीचे उतर जाता है। लेकिन अब जब पूरा शिप डूब रहा था तो उसको भी बचने के लिए पानी के अंदर कूदना पड़ा। पानी के अंदर एक बड़ी सी लकड़ी थी जिसको उसने पकड़ लिया और अब वो तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो थोड़ी सी भी देर तैर पाता उससे पहले वहाँ के पास में एक और शिप होती है जो कि मायरिश लोगों की होती है और वो समझ जाते ये कौन है। फिर तो वो मायरिश क्रॉसबाउ वाले लोग इसके ऊपर क्रॉसबाउस मारना शुरू कर देते हैं। कुछ एक क्रॉसबाउ से तो ये बच भी जाता है, लेकिन इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये बस वहाँ पर फंसा हुआ होता है, न इधर जा सकता न उधर जा सकता, केवल उस लकड़ी को पकड़ के तैर रहा था। फिर एक मायरिश क्रॉसबाउ वाला आदमी एक बड़ा सा क्रॉसबाउ लेके सही से निशाना लगाकर इसके गर्दन के ऊपर मारता है और जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। और जिस पानी के अंदर थोड़ी देर पहले इसका वर्मेक्स डूब के मर गया था, अब ये भी गले के ऊपर लगे हुए घाव की वजह से मारा जाता है। बैटल ऑफ गुलेट, जो कि वॉरशिप्स की और ड्रैगन्स की बैटल थी, ये सुबह 5 बजे से शुरू हुई थी और रात तक चली थी, क्योंकि भले ही ड्रैगन्स इनके ऊपर भारी पड़ जाए लेकिन शिप्स को जलने में टाइम लगता है। और इसके अलावा ड्रैगन्स कोई मशीन नहीं है जो हमेशा आग उगलते रहे। इनको भी शिप के ऊपर उतर के अपने पैरों से लड़ाई करनी पड़ती है और कई सारे क्रॉसबाउस इनको भी लगते हैं। लेकिन ये वर्मेक्स को छोड़ के चारों पुराने ड्रैगन्स इतने ज़्यादा पावरफुल और एज्ड हो चुके थे कि इनके ऊपर उन क्रॉसबाउस का कोई भी निशान नहीं पड़ा और जिस भी शिप के ऊपर ये उतरते थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म और डुबाने के बाद में वहाँ से उठते थे। केवल एक कोलोस फ्लोन के फ्लीट से टकराने के लिए एसोस से 3 सिटीज़ आई थी, लेस, मेस, ट्रायरोस, और वहाँ से जो 90 शिप्स आए थे वो भी कोई छोटे मोटे शिप्स नहीं थे, बड़े बड़े वॉर शिप्स थे। और ये पूरी फ्लीट शकार और लोहार ऑफ लेस, जो कि कैप्टन था, उसके अंडर में थी सारी की सारी फ्लीट्स, जो कि लेस सिटी से है। टायरोशी जनरल्स, यहाँ के सोल्जर्स और इनकी फ्लीट्स के लिए आज तो ड्रैगन बिल्कुल यमराज की तरह थे। जो ट्रायकी के 90 बड़े शिप्स जो बहुत सारे सोल्जर्स को यहाँ पर लेके आए थे, वो जाते टाइम केवल 28 की संख्या में बचे थे। और यूँ नहीं कि ये भी अच्छी हालत में थे, इनको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन ये जैसे तैसे करके उस वॉर जोन से बाहर निकल गए थे, इसलिए ये अब घर की तरफ रवाना हो रहे थे। जैक की मौत के बाद में सारे ड्रैगन राइडर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कई सारे शिप को डैमेज करके वहीं पे ख़त्म करके पानी के अंदर मिला दिया। ये 28 शिप जो बच गए थे, ऐसा भी नहीं कि इनके अंदर कई सारे सोल्जर्स बच गए थे, कुछ एक सोल्जर्स थे जो जैसे तैसे करके इन टूटे फूटे शिप्स को वापस लेके जा रहे थे। इन 28 में से भी 25 शिप्स के ऊपर तो वो क्रू था जो इनको वापस लेके आया, वो लेस से था, यानी कि जहाँ से शकार और लोहार ऑफ लेस है वो। और बाकी बचे हुए 3 वॉरशिप्स जिनके ऊपर मेयर और टायरोश के जनरल्स थे और वहाँ की थोड़ी बहुत क्रू थे। तो अगर तुम समझ रहे हो तो जिस सिटी का कैप्टन है शकार और लोहार लेस का, वहीं के सारे ज़्यादातर लोग बचे हैं।
बाकी शिप्स और लोग बाकी सिटियों के कुछ बचे भी नहीं है, बहुत ही कम बचे, केवल 3 शिप्स। तो ये जब 28 शिप्स वापस एसोस पहुंचते हैं तो वहाँ की जो ट्रायकी की हाई काउंसिल होती है तीनों सिटीज़ की एक साथ में, जिसके अंदर 33 मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं, तो उनके अंदर बहुत ही तीखी बहसें होती है। ऐसे कि तुम्हारे तो 25 शिप्स बच गए और हमारे दोनों सिटीज़ के मेयर और टायरोस के केवल 3 शिप्स ही बचे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने खुद के सोल्जर्स को बचा लिया और हमारे लोगों को मरवा दिया। मेयर और टायरोस की जो नॉर्मल जनता थी और वहाँ के जो सोल्जर्स यहाँ पे लड़ने आए थे, उनकी विधवा पत्नियाँ इन मैजिस्ट्रेट्स को डांटती है और बोलती है वेस्टरोस की लड़ाइयों से हमें क्या था, हमें क्यों भेजा वहाँ पर लड़ने के लिए, हमारे लोगों को वहाँ पे क्यों भेजा। लगभग 2 साल बाद में इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये जो ट्रायकी की तीनों सिटीज़ एक साथ में अच्छे से रह रही होती है इतने सालों से, इनके बीच में अब लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको हिस्ट्री में 3 डॉटर्स वॉर कहा गया और जिसका रीज़न भी यही ट्रायकी का यहाँ पे आके वेस्टरोस में लड़ना था, यही कारण था मेन। लेकिन फिलहाल तो अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल तो अपन वापस डांस ऑफ ड्रैगन के अंदर आता है। अब सुबह के समय पर ट्रायकी और इसके सारे सोल्जर्स ने ड्रैगनस्टोन के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, वो डायरेक्ट ड्रिफ्टमार्क के ऊपर क्यों चले गए, जबकि पहले तो ये भी आता है। तो उनको लगा ये तो टारगेरियन का बहुत ही पुराना कैसल है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा यहाँ पे साइरेक्स और वर्मेक्स भी है, जिसके बारे में उनको पता होता है। वैसे तो वो तैयारी करके आए थे कि ड्रैगन से लड़ लेंगे, लेकिन उनकी प्राइम फोकस ये नहीं होता है कि ड्रैगन से लड़ना है, बस अगर ड्रैगन आ गए तो फिर उनसे लड़ना है, ऐसा होता है। इन ट्रायकी का प्राइम फोकस होता है कैसे भी करके उस गुलेट के अंदर कोलोसरोन का ब्लॉकेज को तोड़ना है, उसके अलावा कोलोसरोन को बर्बाद करके आना है, जिससे कि अगली बार वो कभी भी व्यापार नहीं रोक पाए और इसकी फ्लीट सारी बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए ये सुबह सबसे पहले स्पाइस टाउन जाते हैं और वो पूरा शहर जला के खाक कर देते हैं, लोगों को मार डालते हैं। जब अगली सुबह कोलोसरोन वहाँ पर जाके देखता है तो स्पाइस टाउन के अंदर कई सारे आदमी, औरतें, छोटे बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा होता है। जो ट्रायकी के सोल्जर्स आए होते हैं उन्होंने सब लोगों को मार दिया होता है और बस यहाँ पर क्रोस और रेड्स को खाने के लिए उनकी बॉडीज़ को छोड़ रखा होता है। स्पाइस टाउन शहर की गलियाँ सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं। शहर की इमारतों को आग लगाई जा चुकी होती है और ये जो स्पाइस टाउन शहर जैसे पहले था वैसा अब वापस नहीं हो सकता। स्पाइस टाउन में तो लोगों को मारा होता है और उसको जलाया ही होता है, लेकिन ट्रायकी के सोल्जर्स हाई टाइड को भी नहीं छोड़ते हैं। वो इस हाउस वैलेंट के ऑफिशियल जगह इसको भी आग लगा देते हैं और पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। जो कोलोसरोन ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर इतना अच्छा हाई टाइड बनाया होता है और यहाँ के शहरों को इतना डेवलप किया होता है, वो सारे अब जल चुके थे। हाई टाइड के जो नॉर्मल सर्वेंट्स होते हैं वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वो भी यहीं पे जल जाते हैं। हाउस वैलेंट की मेन पावर यानी कि वैलेरियन फ्लीट्स अब वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। लगभग 1/3 वॉरशिप्स इसकी ख़त्म हो चुकी थी और आज के युद्ध में कई हज़ारों लोग यहाँ पे लड़ते हुए मारे गए। लेकिन आज ब्लैक्स को इन सब चीज़ों से ज़्यादा गम जैकेरस वैलेरियन के मरने का गम था। एक शांत और समझदार लड़का जो सी स्नेक के साथ में बैठकर वॉर प्लान्स बनाता था और सारे लोग उसको पसंद करते थे। उसकी किसी से भी लड़ाई नहीं थी, लेकिन आज के युद्ध में वो मारा गया। आज रेनिरिया का केवल सबसे बड़ा लड़का ही नहीं मरा था, इसका सबसे छोटा लड़का विसरेस, जिसको तो युद्ध की स्टार्टिंग में ट्रायकी के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था, वो भी मारा गया। अब वो किस शिप के ऊपर था और उसकी बॉडी कहाँ पर है, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन दोनों ही साइड के सोल्जर्स यानी कि ब्लैक्स के और ट्रायकी वाले सोल्जर्स, दोनों ही साइड के सोल्जर्स देखते कि वो मारा गया है। उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं दिखी, यानी कि कहीं उसको ड्रैगन ने जला दिया होगा या फिर पानी में डूब के मर गया या फिर किसी ट्रायकी सोल्जर ने उसको काट दिया होगा। कुछ लोगों ने सी स्नेक को इस वॉर के बाद में जीत की बधाई दी, क्योंकि इसकी फ्लीट्स अभी भी बाकी थी और ब्लैक्स ही वॉर जीते थे। लेकिन इसके जवाब में वो बूढ़ा सा कोलोसरोन बोलता है, अगर तुम इससे जीत कहते हो तो मैं चाहता हूँ भगवान मुझे ऐसी जीत वापस कभी नहीं देवे। आज के दिन भले ही ब्लैक्स ने वॉर जीत लिया, लेकिन कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि इस वॉर के चक्कर में उन्होंने 2 प्रिंसेस को खो दिया, एक ड्रैगन वर्मेक्स को, और इसके अलावा कोलोसरोन को जितना नुकसान हुआ शायद उसने पूरी जिंदगी में इतना कभी नुकसान नहीं झेला होगा। मशरूम कहता है फिर भी पूरे ड्रैगनस्टोन पर सारे लोग नाराज नहीं थे। 2 लोग खुश थे आज के वॉर से, जिन्होंने रात को पेट भरकर शराबें पी और कई सारी दावतें उड़ाई। वो थे उल्फ द वाइट और ह्यू हैमर, जिन्होंने वर्मीथोर और सिल्वर विंग को उड़ाया था। ह्यू हैमर जोर से चिल्ला के बोलता है, आज तो हमने काफ़ी अच्छे से लड़े हैं, आज तो हम एक अच्छे नाइट बन चुके हैं। इस पर उल्फ द वाइट जोर से हंस के कहता है, नाइट नहीं, हम तो लॉर्ड है।
वो छोटी सी ब्राउन लड़की जिसको नेटल्स या फिर नेटी कहा जाता है और जिसके पास में शीप स्टेलर है, वो इनकी खुशी में शामिल नहीं होती है। आज उसका ये पहला वॉर था, लेकिन वो काफ़ी अच्छी लड़ी थी। उसने ब्लैक्स के लिए ट्राइकी के कई सारे सोल्जर्स को जलाया और उनको मार डाला। लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद में जब वो ड्रैगनस्टोन के किले पे आई थी, तब उसका काला सा चेहरा सूखा हुआ था और वो रो रही थी। शायद इसको भी जैक के मरने का ही दुख था और इसको इस बात का गम था कि ये जैक को बचा नहीं पाई। एडम वलेरियन इस वॉर के ख़त्म होने के बाद में कोलोस लून के पास में जाकर कुछ बातें करता है, लेकिन उनके बीच में क्या बातें हुई इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वापस एक बैटल है ओरमंड हाई टावर की, जो कि साउथ की साइड में होगी। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।